हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनका जब ग्राफीय निरूपण होता है तो वो एक रेखाएं मतलब रेखा बनाती हैं, यानी युग्म है तो दो रेखाएं बनाती हैं और उन दोनों रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेद करने, समांतर होने और संपाती होने का जो प्रतिबंध है वो हमने सीखा। साथ ही साथ हमने सीखा कि कब किसी दो समीकरण युग्म का एक हल होता है यानी अद्वितीय हल होता है, कब उसके अनंत हल होते हैं और कब कोई हल नहीं होता है। साथ ही साथ संगत और असंगत युग्म क्या होते हैं समीकरणों के, ये सारी चीजें हमने सीखी हैं। अब हम उन्हीं सारी चीजों का इस और एक चीज और सीखा था कि किसी भी समीकरण युग्म का ग्राफीय रूप से हल किस तरीके से होता है। तो उन सारी चीजों का आज हम इस एक्सरसाइज में उपयोग करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन 1, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, इस कथन को, इस स्टेटमेंट को पढ़कर हमें क्या करना है, इन समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म यानी इसके लिए समीकरण लिखने हैं और फिर उसको किस विधि से, ग्राफी विधि से हल करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन में ये बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थी हैं कक्षा 10 के, उन्होंने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। यहाँ देखिए, लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें नहीं पता यानी निश्चित नहीं है, तो हम इसे चर में मानेंगे। तो माना लड़कों की संख्या जो है वो यक्स है तथा लड़कियों की संख्या जो है वो वाई है। ठीक है, लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी, यक्स, और लड़कियों की संख्या कितनी मानी, वाई। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसमें दो शर्त है। इसने बोला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10, यानी लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल कितने हैं, 10। तो प्रथम शर्तानुसार कुल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, और ये कितनी है, 10। और हमें पता है कि विद्यार्थियों की संख्या लड़के और लड़कियों की संख्या को मिलाकर निकलता है। तो लड़कों की संख्या है यक्स और लड़कियों की संख्या है वाई, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई थिंक आपको पहली शर्त समझ में आ गई। द्वितीय शर्त जो है, द्वितीय शर्तानुसार देखिए, इसने बोला है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां ज्यादा है, लड़के क्या है, कम। लड़कियां कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है जो, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 4। ठीक है, तो लड़कियां ज्यादा है तो लड़कियों की संख्या है वाई माइनस कितना, यक्स, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, बराबर कितना, 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आई थिंक हमने समीकरण युग्म बना लिया। युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो मिल गए। तो इस तरीके से हमने समीकरण युग्म बना लिया। ठीक है, अब जब भी हमारा समीकरण युग्म बन जाता है फिर ग्राफीय रूप में निरूपण करना होता है। तो ग्राफीय रूप में निरूपण करने के लिए फिर से वही 3 स्टेप। पहले स्टेप में इन दोनों समीकरणों को या तो यक्स या फिर वाई में लिखेंगे,
दूसरे स्टेप में टेबल बनाएंगे, फिर यक्स और वाई में जो स्वतंत्र है उसका मान रखेंगे और फिर दूसरा मान अपने आप निकलता जाएगा और उसके बाद उसको निर्देशांक के रूप में लिखेंगे। फिर ग्राफ पेपर पर यक्स और वाई एक्सिस के बीच में उसको रिप्रेजेंट करेंगे यानी खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए वो काम करते हैं। ये हटा देता हूं मैं। तो जो समीकरण युग्म हमको मिले हैं, युग्म का मतलब होता है पेयर यानी जोड़ा, वो एक है यक्स प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा जो है वो वाई माइनस एक्स बराबर कितना है 4। ये दो समीकरण हमको मिले हुए हैं। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम y बराबर 10 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम टेबल इस तरीके से बनाएं, एक में x लिखें और एक में y और फिर मान लिखें। सेम इसी तरीके से इसको भी करना होगा। अभी हम मान रखते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि हम कुछ इस तरीके से मान रखते हैं जो इन दोनों में उभयनिष्ठ मान हमें मिल जाए। मतलब जब हम इसके मान रखें, यहाँ देखिए यक्स का मान रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, तो यक्स के जब हम मान रखेंगे तो वाई के भी कुछ मान मिलेंगे, ऐसे यक्स के यहाँ भी कुछ मान रखेंगे तो वाई के कुछ मान मिलेंगे। ठीक है, अब उन मानों में जो उभयनिष्ठ मान होगा उसकी यक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ही इन दोनों समीकरणों का हल होती है। ठीक है, और उसी को हम ग्राफी पेपर पर इजिली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ठीक, अगर हमें यहाँ पर कॉमन बिंदु ना मिले, अगर उभयनिष्ठ बिंदु ना मिले तो हमें घबराना नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि ग्राफ पेपर पर एकदम अच्छे से हमको उस लाइन को ड्रा करना है, खींचना है, ताकि जो उनका प्रतिच्छेद बिंदु हो वो स्पष्ट हो सके। उसी प्रतिच्छेद बिंदु का जो यक्स निर्देशांक होगा वो यक्स का मान और वाई निर्देशांक जो होगा वो वाई का मान होगा। ठीक है, चलिए ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम मान रखते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4, क्योंकि हर एक मान पर है। ठीक है, तो हम ऐसा मान रखते हैं जो थोड़ा डिफरेंस कम हो। अगर हम यहाँ पे 3 रखें, y बराबर x बराबर अगर हम 3 रखें तो y बराबर कितना मिलेगा, 10 में से 3 जाएगा 7। ऐसे ही अगर x बराबर हम 5 रखें तो y बराबर कितना मिलेगा 5। x बराबर 6 रखें तो y बराबर कितना मिलेगा 4। हालांकि हमको केवल 2 बिंदु पर्याप्त होते हैं किसी भी रेखा को खींचने के लिए, लेकिन हम 2 से ज्यादा भी अगर खींच लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हम y बराबर जब करेंगे तो यक्स को इधर भेजेंगे तो यक्स माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ यक्स और यहाँ y, यक्स का मान रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यक्स कुछ ऐसा क्या हम रख सकते हैं इस जो ऊपर लिखे गए हैं, और नीचे वाली संख्या हमको मिले y के रूप में। तो देखिए यक्स बराबर अगर हम 3 रखें तो y बराबर 3 और 4 यानी 7 मिलेगा। इसका मतलब एक उभयनिष्ठ मान हमको मिल सकता है। तो हम यहाँ पर x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा 7। x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा 8, या और भी बहुत सारे नंबर हम रख कर देख सकते हैं। ठीक है, अब इनको अगर हम निर्देशांक के रूप में लिखें तो ये 3 कामा 7, 5 कामा 5, 6 कामा 4 को लिखिए चाहे ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पर्याप्त 2 बिंदु ही चाहिए। पर्याप्त होते हैं 2 बिंदु किसी भी रेखा को खींचने के लिए। फिर यहाँ पर भी x कामा y के रूप में अगर हम लिखें तो फिर ये 3 कामा 7 और 4 कामा क्या मिला 8। ठीक है, ये दोनों पॉइंट उभयनिष्ठ हैं, तो हम पहले से ही जान जाएंगे कि x और y के मान भी यही होंगे। लेकिन हमको ग्राफी रूप में निरूपित करना है तो हमको ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। हमें केवल पॉइंट से मतलब है, यानी x कामा y जो है वो 3 कामा 7 और दूसरा जो है वो 5 कामा 5 है। वैसे ही यहाँ पे x कामा y के रूप में जब निर्देशांक लिखा गया तो वो 3 कामा 7 और 4 कामा कितना है 8 है। अब हमें इसी को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो इस तरीके से ग्राफ पेपर पर आप बनाएंगे x निर्देशांक और y निर्देशांक। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3
4 5 6 7 8, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और इधर भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, माइनस इसमें कोई नहीं है इसलिए माइनस लिखें या फिर छोड़ दें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 3,7 है यहाँ पे, तो x निर्देशांक 3 और y निर्देशांक 7 है, इसका मतलब ये बिंदु है हमारा 3,7। 5,5 तो 5 ये है और 5 यहाँ भी ये है। इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ये लाइन क्या है? यह है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, दूसरा 3,7 वही रहेगा, 4,8 4 और 8 4,8, ये पॉइंट हो गया। इसको मिला दीजिए इस तरीके से। ये लाइन हमारी है y माइनस एक्स बराबर किसकी? 4 की। तो देखिए एक उभयनिष्ठ बिंदु 3,7 मिला, तो मैंने आपको बताया कि जो उभयनिष्ठ बिंदु हमको मिलता है, ठीक है, जो उभयनिष्ठ बिंदु हमको मिलता है, ठीक, यानी जैसे यहाँ 3,7 मिला है, तो इस जो उभयनिष्ठ बिंदु हमको मिलता है, देखिए यहाँ पर ये इसको क्रॉस कर रहा है तो प्रतिच्छेद कर रहा है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक अद्वितीय मान होगा, कंडीशन से, शर्त जो हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो अद्वितीय मान होता है, इसका जो यक्स निर्देशांक है वो यक्स का मान होता है और जो वाई निर्देशांक है वो वाई का मान होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः यक्स बराबर 3 और वाई बराबर कितना? 7। अब देखिए यक्स क्या था? यक्स हमने क्या माना था? लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों की संख्या जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या जो है वो 3 है और लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी है? 7 है। ठीक है, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, क्योंकि यक्स जो था वो लड़कों की संख्या हमने माना था और वाई लड़कियों की संख्या माना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक, आई थिंक आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। वेरी गुड। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चंस होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अभी इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड ऑप्शन है उसको सॉल्व करते हैं। चीजें आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन मैं यहां लिखता हूं, क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य जो है वो ₹50 है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य जो है वो ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य जो है, कुल मूल्य जो है वो ₹46 है, यानी 46 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा था कि पहले इसका समीकरण युग्म बनाना होगा और फिर उसे ग्राफी विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समीकरण युग्म बनाते हैं। यहाँ देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है? 50, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 46। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पेंसिल और कलम का मूल्य जो है वो निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको चर पद में मानेंगे। तो माना एक
पेंसिल का मूल्य जो है वो ₹x है तथा एक कलम का मूल्य जो है वो ₹y है। एक पेंसिल का मूल्य जो है वो ₹x है और एक कलम का मूल्य कितना है? ₹y है। ये हमने माना है, ठीक है। अब देखिए जो प्रथम शर्त है, प्रथम शर्तानुसार क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? ₹50। तो अगर एक पेंसिल हमको x में मिलता है और एक कलम y में, तो 5 पेंसिल हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7y बराबर कितना? 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। वेरी गुड। द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्तानुसार क्या चीज है? 7 पेंसिल, कितने पेंसिल? 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य कितना है? ₹46। कितना है? ₹46। तो फिर 7 पेंसिल हो जाएगा 7x का, क्योंकि एक पेंसिल x का है, और 5 कलम 5y का हो जाएगा, क्योंकि एक कलम y का है। तो फिर रुपए कितना? 46। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो इस तरीके से हमको समीकरण युग्म मिल गए। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। वेरी गुड। अब इन समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं और फिर वहां से x और y का क्या निकालते हैं? मान। और उसी x और y का मान, x का मान पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य, और y जो आएगा वो एक कलम का मूल्य हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ समीकरण युग्म हमको क्या मिला? समीकरण युग्म जो है वो हमको मिला है 5x प्लस 7y और बराबर कितना? 50। इक्वेशन 1। और दूसरा जो है वो है 7x प्लस 5y बराबर 46। इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हमको क्या निकालना है? x और y का मान, लेकिन किस विधि से? ग्राफीय विधि से। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से वही 3 स्टेप। सबसे पहले इसको हम किस रूप में लिखते हैं? x या y के रूप में। माइनस 5x 50 माइनस 5x, और x में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y में लिखे, x में लिखे, तो 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस कितना? 7y। यहाँ से x आ जाएगा 50 माइनस 7y और बटे कितना? ये भाग है, गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक। अब टेबल बनाइए, एक में x लिखिए और एक में y। y का मान रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, तो y बराबर हम क्या रखते हैं? अगर y बराबर हम 35, 50, 25, 5 रखते हैं, y बराबर कितना? 5 अगर रखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 माइनस 7 गुणे 5 और बटे कितना? 5। 5 और 7 का गुणा होता है 35, तो 50 माइनस 35 बटे कितना? 5। 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 और बटे 5, तो 5 3 15। ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या मिला? y बराबर हमने 5 रखा, तो x बराबर क्या मिला? 3। फिर से मैं आपको बता दूं, y बराबर हम ऐसे मान रखेंगे क्योंकि ये परिमेय के रूप में, भिन्न के रूप में, तो y बराबर ऐसे मान रखेंगे जो इससे को सिंप्लीफाई होने के बाद, सरलीकृत होने के बाद 5 से कट जाए, नहीं तो दशमलव में आ जाएगा। और दशमलव को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना पूर्ण संख्याओं की अपेक्षा थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं? पूर्ण संख्या निकालने के लिए यहाँ पर ऐसी संख्या चूज करते हैं जो 50 में से घटने के बाद 5 से कट जाए। ठीक है। ठीक। सेकंड, अगर हम इसको 10 रख लें, y बराबर 10 रख लें, तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 50 माइनस 70 बटे 5। विपरीत चिन्ह है, 50 में से 70 जाएगा तो माइनस 20 बटे 5, और 5 चौके 20, यानी यहाँ माइनस कितना? 4। तो इस तरीके से दो मान हमको मिले। हम इसको निर्देशांक के रूप में अगर लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा 3, 5, क्योंकि x निर्देशांक पहले होता है, और फिर माइनस 4, कितना? 10। ठीक है। सेकंड, यहाँ पर जो हमको दिया गया इसको भी सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो फिर यहाँ से 7x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 46 माइनस कितना 5y, और जब x बराबर निकालेंगे तो 46 माइनस 5y और बटे कितना 7, क्योंकि 7 का गुणा है। यहाँ पर भी उसी टेबल को बनाएंगे, x और y का मान रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो y बराबर अगर हमने यहाँ देखिए 5 10 हमने रखा है, तो इसमें से एक संख्या रखकर देखते हैं 5। तो अगर हम y बराबर 5 रखें तो 5 बचे होगा 25, और 46 में से 25 माइनस होगा बटे 7, तो यहाँ 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 2 बटे 7, 7 कितना हो गया 21। उभयनिष्ठ मान आ गया ना, यहाँ पे 5 3 5 और 3, यानी ये 3 का 5 3 का 5। ठीक है, इसके बाद अगर हम कुछ और संख्या रखें, मान लीजिए 12 रखते हैं, क्योंकि हमको वही संख्या रखना है जो हल होने के बाद 7 से कट जाए। ठीक है, तो इसके पहले आप कोई भी संख्या रखेंगे, देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर 12 रखिए, 12 पंजे होता है 60, 12 पंजे 60, और फिर माइनस 46 में से माइनस करेंगे और बटे कितना 7, तो ये बड़ा है, 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, 5 में से 4 गए 1, माइनस 14 बटे 7, 7 दूनी 14 माइनस 2। ठीक है, आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं कोई भी मान रख के। ठीक है, अगर यहाँ उभयनिष्ठ मान नहीं आते हैं तो घबराना नहीं है, पर ग्राफ पेपर पर अच्छे से बनाना है, तभी वहां पे जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा उसको स्पष्ट रूप से पढ़कर x निर्देशांक और y निर्देशांक के मान को हल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, पर हम कोशिश ये करते हैं कि हमें कम से कम एक बिंदु उभयनिष्ठ मिल जाए ताकि गलत होने के चांसेस ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमको x y के रूप में क्या मिला था, यानी निर्देशांक के रूप में हमको मिला है 3, 5 और -4, कितना 10। दूसरे में यहाँ x, y के रूप में जब हम लिखेंगे तो 3, 5 और -2, कितना 12, क्योंकि x निर्देशांक आगे रहता है हमेशा। तो x, y इस रूप में हमको मिला है 3, 5 और दूसरा क्या मिला है -2, 12। ठीक है, तो चलिए अभी ग्राफ के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ के रूप में बनाना तो आप सबने सीख लिया होगा। ग्राफ पेपर पर x और y निर्देशांक खींचा जाएगा, x डैश y डैश, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से धनात्मक संख्याएं होती हैं। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, और नजदीक खींचते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास एक y निर्देशांक 12 में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको भी और नजदीक कर देते हैं ताकि, क्योंकि गैप एक जैसे ही रहेंगे, गैप बराबर रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरीके से, और नीचे भी हमारे क्या होते हैं माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3, 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5, ये गिनतियाँ आप लिखेंगे स्पष्ट रूप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। इसको मैं हटा ही देता हूँ, केवल काउंट कर लेंगे पॉइंट को। 3, 5 तो 3 यहाँ है, और 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ये है 3, 5। ठीक है, फिर अगले -4, 10, तो 1 2 3 4 यानी -4, और 10 ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, 1 2 3 4, ये है -4, 10, क्योंकि x निर्देशांक -4 है, y निर्देशांक 10, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ये लाइन है 5x + 7y बराबर किसका 50 का। ठीक है, दूसरा 3, 5 यही रहेगा, और -2, 12 यानी -2 यहाँ है, और 12 10 11 12, ये है -2, 12, इससे मिलाते हुए लाइन अगर ड्रा कर दे तो ये खींच जाएगा लाइन। ठीक है, ये हमारा क्या
7x प्लस 5y और बराबर कितना 46। दोनों का उभयनिष्ठ पॉइंट 3, 5 है। इसका मतलब x बराबर 3 और y बराबर कितना 5। x हमने पेंसिल का मूल्य माना था तो आंसर लिखेंगे क्या, एक पेंसिल का मूल्य वो है कितना रुपए 3, रुपए कितना 3, तथा एक कलम का मूल्य जो है वो रुपए कितना है 5। ठीक है, रुपए कितना है 5। तो एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपए और एक कलम का मूल्य कितना हो गया 5 रुपए। ठीक है, वेरी गुड। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके दोनों ऑप्शन सॉल्व कर लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो क्वेश्चन हैं हम धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।